अध्याय 2। एकल सत्ता केंद्र। एप्पल में स्टीव जॉब्स की वापसी से पहले कंपनी ने मैकिन्टोश परिचालन प्रणाली मैकओएस का आधुनिक संस्करण विकसित करने की असफल कोशिशों में वर्षों लगाए थे। सन 1984 में जॉब्स के नेतृत्व में ही शुभारंभ की गई मैकओएस काफी पुरानी हो चुकी थी और संकेत लिपियों कोड की अस्थिर पैबंदकारी के चलते वह बुरी तरह सूज गई थी। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए मैकओएस का रखरखाव व उन्नयन करना बहुत ही मुश्किल काम साबित हो रहा था। दूसरी तरफ उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के बार बार बंद हो जाने और अपने आप दोबारा चालू हो जाने के कारण आंकड़ों के खो जाने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। स्पष्ट है कि एप्पल ग्राहक सेवा कर्मचारियों को उपयोगकर्ताओं की लगातार शिकायतों व गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शीर्ष प्रबंधन की मुश्किल यह थी कि उसे इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं मिल पा रहा था। चूंकि मैकओएस का मूल ढांचा अभी भी पुरानी संकेत लिपियों पर आधारित था, इसलिए सन 1994 में एप्पल ने इस परिचालन प्रणाली नए सिरे से लिखना शुरू कराया था। लेकिन कुछ वर्षों की कोशिशों के बाद शीर्ष प्रबंधन को समझ आया था कि परिचालन प्रणाली को दोबारा लिखने की परियोजना बहुत ही भीषण प्रयास था, जिसके संपन्न होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। ऐसे में एप्पल के तत्कालीन शीर्ष प्रबंधन ने फैसला किया था कि अपनी स्वयं की परिचालन प्रणाली विकसित करने की बजाय किसी दूसरी कंपनी से आधुनिक पीढ़ी की परिचालन प्रणाली को खरीद लेना ही अधिक आसान व बुद्धिमत्ता होगा। मजबूरी में जॉब्स तक पहुंचा एप्पल अत्याधुनिक परिचालन प्रणाली की खोज की मजबूरी ने एप्पल को स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट तक पहुंचाया था, जिसके पास आश्चर्यजनक रूप से उन्नत एडवांस्ड व परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड परिचालन प्रणाली नेक्स्ट स्टेप मौजूद थी। याद रहे कि अपनी सहस्थापित कंपनी एप्पल से निकल जाने के लिए मजबूर कर दिए जाने बाद के भटकाव के समय में स्टीव जॉब्स ने अत्याधुनिक परिचालन प्रणाली की अवधारणा बनाई थी और उसे विकसित करने में करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए थे। नेक्स्ट स्टेप में वे सभी बातें थीं जो मैकओएस में नहीं थीं। यह न केवल तेज थी, सुस्थिर थी, बल्कि इसके अचानक बैठ जाने की भी कोई समस्या नहीं थी। इसमें इंटरनेट युग के उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अधिक आवश्यक आधुनिक नेटवर्किंग की सुविधाएं भी थी। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट स्टेप को विकसित करने के लिए अनुखंडीय वास्तुकला मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का प्रयोग किया था, जिसके चलते इस प्रणाली का संशोधन मॉडिफिकेशन व उन्नयन अपग्रेडेशन भी बहुत आसान प्रक्रिया हो गई थी। जॉब्स को यूं ही प्रौद्योगिकी उद्योग का दूरदृष्टा नहीं कहा जाता है। वह समय से आगे सोचते थे और उसे साकार करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी तैयार रहते थे। इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट स्टेप परिचालन प्रणाली के साथ साथ उस पर आधारित नए नए प्रक्रिया सामग्री कार्यक्रमों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की रचना के लिए आवश्यक उच्च कोटि के कार्यक्रम निर्माण उपकरणों प्रोग्रामिंग टूल्स की पूरी श्रृंखला विकसित की थी। इन उपकरणों की सहायता से प्रक्रिया सामग्री विकासकर्ताओं सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री कार्यक्रम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बहुत ही आसान हो गया था। ऐसा करने के पीछे जॉब्स की व्यापक दूरदृष्टि थी। वह नेक्स्ट स्टेप को केवल कंप्यूटर परिचालन प्रणाली के रूप में ही नहीं, बल्कि व्यापक प्रक्रिया सामग्री मंच कॉम्प्रेहेंसिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरतों को ध्यान के रूप में विकसित किया था, ताकि उसके ऊपर अनुप्रयोग कार्यक्रमों की अनगिनत श्रृंखलाएं विकसित हो सकें। ध्यान रहे कि जॉब्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि नेक्स्ट स्टेप मंच के रूप में तभी सफल हो पाएगा जब उस पर अनोखे व क्रांतिकारी अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऐप विकसित होंगे। यह ऐसा था जैसे गेमिंग कंसोल की सफलता उस पर परिचालित हो सकने वाले गेम्स पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट को खरीदने के बाद एप्पल ने मैकओएस के मानव अंतराफलक समूह ह्यूमन इंटरफेस ग्रुप के प्रबंधक कॉर्डेल रत्जलाफ अब गूगल में उपयोगकर्ता अनुभव निदेशक को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैकओएस 8 का अंतराफलक चिपकाने का काम सौंपा था और उस नई परिचालन प्रणाली को ओएस एक्स नाम दिया गया था।
लेकिन रतजलाफ को जल्द ही समझ आ गया था कि इतनी सुरुचिपूर्ण परिचालन प्रणाली के ऊपर बदसूरत मुखौटा लगाना शर्मनाक होगा। इसलिए उसने अपने समूह को बिल्कुल नया अंतराफलक बनाने को कहा था, जो नेक्स्ट स्टेप की चित्रलेख, ग्राफिक्स व जीव संचारण, एनिमेशन की क्षमताओं को प्रदर्शित कर सके। याद रहे कि आजकल कंप्यूटरों के मानव उपयोगकर्ता अंतराफलक रंगीन व गतिशील होते हैं, लेकिन 1990 के दशक के अंत में एप्पल व माइक्रोसॉफ्ट दोनों की परिचालन प्रणालियों के अंतरफलक सादे व भूरे होते थे, जिन पर चौकोर खिड़कियां, तेज कोने एवं बहुत सारे झुकाव होते थे। चूंकि मैक पारभासी प्लास्टिक से बने अंडाकार बाह्य आवरण में प्रस्तुत किया जा रहा था, इसलिए रतजलाफ कार्यसमूह ने उस प्रणाली के लिए बहुत आकर्षक अंतरफलक बनाया था, जो रंगीन था। उस पर आर पार दिखने वाली कार्यसूचियां, वर्क मेन्यू बनाई गई थीं, उसके किनारे नरम थे और बटन गोलाकार व अकार्बनिक थे। कॉर्डेल रतजलाफ ने अपने कार्यसमूह द्वारा तैयार की गई प्रतिकृति मोकअप को अपने प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सामग्री प्रक्रिया अभियांत्रिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बटैन सेरलेट को दिखाई थी। सेरलेट ने प्रतिकृति की प्रशंसा की थी, लेकिन रतजलाफ को स्पष्ट कर दिया था कि अब इस काम को पूरा करने के लिए न तो समय बचा था और न ही संसाधन। इस तरह OS X के लिए एक बार फिर से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर उसी पुराने macOS 8 का अंतराफलक चिपकाने का काम शुरू कर दिया था। कई महीनों बाद एप्पल ने स्थिति प्रतिवेदन स्टेटस रिपोर्ट बनाने के लिए OS X पर काम कर रहे सभी अभियांत्रिकी समूहों को मुख्यालय से बाहर एकत्रित किया था। करीब सप्ताह भर चलने वाली माथापच्ची सत्रों, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंतिम दिन रतजलाफ को अपनी अंतराफलक प्रतिकृतियों इंटरफेस मोकअप को प्रदर्शित करने का समय दिया गया था। वैसे तो रतजलाफ के भाषण को सबसे अंतिम में इसलिए रखा गया था कि सप्ताह भर की थकान को थोड़ी सी राहत मिल सके, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसकी प्रतिकृति को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। सभी को उसकी नवाचारी प्रकृति ही पसंद आएगी और अंततः वही लागू भी की जाएगी। लेकिन इस सम्मेलन के 2 दिन बीतते बीतते सभी को स्पष्ट होने लगा था कि OS X कितनी भीषण परियोजना थी। सभी को यही लग रहा था मानो यह काम कभी खत्म ही नहीं होगा। और अंत में रतजलाफ ने अंतरफलक की प्रशंसा शुरू की थी कि यह पारभासी है। इसमें वास्तविक समय जीव संचारण, रियल टाइम एनिमेशन है, रंग की पारदर्शिता या अस्पष्टता को नियंत्रित करने वाला पूरा अल्फा चैनल है। तो कक्ष में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से ठहाका लगाने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस अंतराफलक का काम तो कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। बेचारा रतजलाफ, उसका तो मानो दिल ही टूट गया था। कहाँ वह शाबाशी की उम्मीद कर रहा था और कहाँ सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वास्तव में सत्र से लौटने के बाद तो रतजलाफ बहुत उदास सा हो गया था और उसकी उम्मीद खत्म ही हो गई थी। लेकिन 2 सप्ताह के बाद स्टीव जॉब्स के सहायक का बुलावा आया था कि समीक्षा सत्र में भाग नहीं ले सकने के कारण अंतराफलक प्रतिकृति को देख नहीं सका था और अब वह उसकी एक झलक देखना चाहता था। रतजलाफ अपने कार्यसमूह के साथ निश्चित सम्मेलन कक्ष में पहुंचा था तो पता चला था कि जॉब्स दूसरे कक्ष में सभी उत्पाद विकास समूहों का सर्वेक्षण बैठकर कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब जॉब्स अंदर आया था और उन लोगों को संबोधित किया था, नौसिखियों का झुंड, तो तुम लोग हो जिसने macOS की रूपरेखा तैयार की थी, उन लोगों ने झेंपते हुए सिर हिलाया था। जॉब्स ने आगे कहा था, तुम लोग बेवकूफ हो। जॉब्स पुराने मैक के अंतराफलक के बारे में जितनी भी घृणा करता था, वह सब कुछ तेजी से उगलना शुरू कर दिया था। चूंकि अंतरफलक के लिए मुख्य रूप से रतजलाफ ही जिम्मेदार था, इसलिए वह अपनी नौकरी के बारे में परेशान हो उठा था। लेकिन लगभग 20 मिनट तक जॉब्स के मुंह से 100 अंकों से अधिक का समर्थन मिलने के बाद रतजलाफ एवं उसके कार्यसमूह का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था और अब यह तय हो गया था कि OS X में नया अंतरफलक ही लगाया जाएगा। फिर अगले 18 महीने तक रतजलाफ व उसका कार्यसमूह जॉब्स के सामने कार्यसमीक्षा बैठकों के लिए उपस्थित होता रहा था।
जॉब्स हर चीज के कई विकल्प बनाने को कहता था ताकि उनमें से वह सबसे अच्छे को चुन सके। इस दौरान जॉब्स उन लोगों से छोटी छोटी चीजों की पूरी व्याख्या के साथ जानकारियां लेता रहा था और उन्हें अपेक्षित सुधार के लिए अपने सुझाव भी देता था। वास्तव में जॉब्स नए उपयोगकर्ताओं की सहूलियतों को ध्यान में रखकर अंतरफलक को अधिक से अधिक आसान बनाने की कोशिशें कर रहा था। ओएस एक्स का शुभारंभ स्टीव जॉब्स को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि ओएस एक्स को लेकर एप्पल के लिए सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित करने वाले बाहरी विकासकर्ता भारी हायतौबा मचाने वाले थे। इसका मूल कारण यह था कि उन विकासकर्ताओं को नई परिचालन प्रणाली पर चलाने के लिए अपनी सभी सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रमों का पुनर्लेखन करना आवश्यक था। हालांकि ओएस एक्स के नए प्रक्रिया सामग्री उपकरण सॉफ्टवेयर टूल्स अत्याधुनिक थे, फिर भी उन्हें लेकर विकासकर्ता मीनमेख निकालने वाले थे, क्योंकि अब उन्हें अपना सब कुछ नए सिरे से लिखना होगा। चूंकि हजारों विकासकर्ताओं को समझाना आसान काम नहीं था, इसलिए जॉब्स व उसके सिपहसालारों ने अंततः 3 सबसे बड़े विकासकर्ताओं माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी व माइक्रोमीडिया दिसंबर 2005 में एडोबी द्वारा अधिगृहीत को ओएस एक्स को अपना लेने के लिए फुसलाने की रणनीति बनाई थी, ताकि बाकी लोग उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो जाएं। और ऐसा ही हुआ भी था। सन 1998 में जॉब्स ने बिल गेट्स से हाथ मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट से 5 वर्षों का सामग्री प्रक्रिया समर्थन का अनुबंध कर लिया था। लेकिन एडोबी व माइक्रोमीडिया क्रमशः फोटोशॉप व ड्रीमवीवर जैसे अपने सबसे बड़े अनुप्रयोगों को ओएस एक्स के लिए पुनर्लेखन को तैयार नहीं हुए, लेकिन काफी नानुकुर के बाद इन अनुप्रयोग कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ने के लिए सहमत हो गए थे। यही कारण था कि बाद में एप्पल ने वैकल्पिक अनुप्रयोग iLife व iWork विकसित किए थे, जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और अंततः इन अनुप्रयोगों ने ही अप्रत्यक्ष रूप से iPod व iPhone जैसे आविष्कारों का रास्ता भी साफ किया था। वैसे तो सभी को मालूम था कि एप्पल ओएस एक्स का विकास कर रहा था, लेकिन इस तथ्य को स्टीव जॉब्स ने टॉप सीक्रेट रखा था कि उसके ऊपर नया अंतराफलक भी लगाया जाएगा। एप्पल में भी मुट्ठी भर लोगों को ही इसके बारे में जानकारी थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जॉब्स किसी को भी, विशेष रूप से बिल गेट्स को, इसकी भनक नहीं लगने देना चाहता था। जॉब्स किसी भी हालत में पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता था कि मैकिन्टोश की तरह माइक्रोसॉफ्ट इसकी भी नकल बना ले। लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। अब जॉब्स बहुत ही चतुर कारोबारी बन चुका था। वह इसकी घोषणा कर मैक ओएस जारी बिक्री को भी प्रभावित नहीं होने देना चाहता था। जो ही ओएस एक्स का विकास शुरू हुआ था, जॉब्स ने अपने सभी साथियों से कहा था कि वे सार्वजनिक रूप मैक ओएस की आलोचना बंद करें। याद रहे कि एप्पल के कार्यक्रम निर्माता वर्षों से अपनी ही बनाई मैक ओएस की कमियों को स्वीकारने में कुछ अधिक स्पष्टवादिता प्रदर्शित कर रहे थे। वास्तव में मैक ओएस जॉब्स का ही बच्चा था और वह उसकी आलोचना नहीं सुन सकता था। वह अपने साथियों को कहता रहता था कि अगले कुछ वर्षों तक, जब तक कि ओएस एक्स तैयार नहीं हो जाता, एप्पल को इसी आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एप्पल के लगभग 1000 कार्यक्रम निर्माताओं ने लगभग 2.5 वर्षों की अथक मेहनत से ओएस एक्स को तैयार किया था और उसके बाद जनवरी 2000 के मैकवर्ल्ड कार्यक्रम में स्टीव जॉब्स ने उसका अनावरण किया था। यह जॉब्स का असाधारण उद्यम था, या यूं कहें कि यह ब्रह्मांड जैसा विशाल प्रक्रिया सामग्री कार्यक्रम था। जी हाँ, ओएस एक्स का अंतरफलक तब ही नहीं, अभी भी सबसे अधिक परिष्कृत कंप्यूटर अंतराफलक बनावट माना जाता है। यह बहुत ही जटिल बनावट थी, जो पारदर्शी, छायाकारी व जीव संचारण जैसी रियल टाइम ग्राफिक इफेक्ट पैदा करने में सक्षम थी। लेकिन इतनी भीषण जटिलताओं के बाद भी यह किसी भी जेनरेशन 3G3 माइक्रो प्रोसेसर अर्थात कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में केवल 8 MB वीडियो मेमोरी पर संचालित की जा सकती थी। वैसे तो ओएस एक्स का अनावरण के समय ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल के स्थायी CEO बनने की घोषणा कर दी थी,
लेकिन उसने ऐसा मार्च 2001 में ओएस एक्स का वितरण शुरू होने के बाद ही किया था। तब तक जॉब्स को एप्पल का कार्य संचालन करते हुए 2.5 वर्ष हो चुके थे। इस बीच उसने लगभग सभी निदेशकों व वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया था। विपणन व विज्ञापन विभागों को बिल्कुल ठीक बना लिया था। आईमैक के साथ साथ धातु सामग्री अभियांत्रिकी, हार्डवेयर इंजीनियरिंग को भी पुनर्जीवित कर लिया था और बिक्री विभाग को पुनर्गठित कर लिया था। ओएस एक्स के साथ साथ जॉब्स ने एप्पल के सभी प्रमुख उत्पादों की भी कायापलट कर दी थी। वास्तव में स्थायी सीईओ बनने से पहले जॉब्स समूची एप्पल को अपने मानकों पर संचालित हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और ओएस एक्स के वितरण शुरू हो जाने के बाद जॉब्स की ऐतिहासिक वापसी का पहला व आधारभूत चरण पूरा हो गया था। स्टीव जॉब्स की नई रूपरेखा प्रक्रिया। ओएस एक्स व उसके अत्याधुनिक अंतराफलक के शुभारंभ के बाद जॉब्स ने अपना ध्यान एप्पल के अन्य प्रमुख सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रमों पर केंद्रित किया था। वास्तव में 1980 के दशक में जॉब्स ने ही एप्पल के मानव अंतराफलक दिशानिर्देश ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइन HIG निर्धारित किया था और सभी प्रक्रिया सामग्री अनुप्रयोगों, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ऐप में सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने कार्यसमूहों को प्रोत्साहित किया था। जॉब्स के निकलने के बाद भी एप्पल ने HIG में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती थी। लेकिन यह HIG काफी पुरानी हो चुकी थी क्योंकि उसका प्रारूप उस समय की मुख्य रूप से दस्तावेजों की रचना व मुद्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। लेकिन अब इंटरनेट युग में कंप्यूटर का उपयोग उन दोनों कार्यों के साथ साथ संचार, कम्युनिकेशन व उसके माध्यमों की खपत और चलचित्र संपादन, वीडियो एडिटिंग में किया जाने लगा था। फोटोशॉप या एक्सेल जैसे अनुप्रयोगों की तुलना में वीडियो प्लेइंग व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुप्रयोग बहुत अधिक आसान हो गए थे। आमतौर पर कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों को चलने के लिए कुछ ही कार्यों की आवश्यकता रह गई थी और कुछ सरल बटनों के पक्ष में सभी लटकती हुई कार्यसूचियों, ड्रॉप डाउन मेनू व संवाद डब्बों, डायलॉग बॉक्स को अस्वीकार किया जा रहा था। 1990 के दशक के अंत तथा 2000 के दशक की शुरुआत में मैक के अनिर्दिष्ट चोटी युक्तियों, विजेट्स व माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित छोटे यांत्रिक उपकरणों, गैजेट दोनों में एकल उद्देश्य लघु अनुप्रयोगों, सिंगल पर्पज मिनी एप्लीकेशन की ओर स्थायी बदलाव शुरू हो चुका था। ओएस एक्स के अंतरफलक में बदलाव के बाद जॉब्स द्वारा शुरू की गई नई रूपरेखा प्रक्रिया, डिजाइन प्रक्रिया का लाभ एप्पल के बहुसंचार माध्यम ढांचा, मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क, क्विक टाइम को लाभ मिला था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से संगीत व चलचित्र के लिए किया जाता था। विशेष रूप से आईपॉड के अंतरफलक की रचना के लिए जाने जाने वाले टिम वास्को ने ही क्विक टाइम के अंतराफलक को तैयार किया था। वास्को ने नेक्स्ट में जॉब्स के साथ काम शुरू किया था और अगले करीब 1.5 दशक तक एप्पल के विजुअल इंटरेक्शन डिजाइनर के रूप में काम करता रहा था और उसे कंपनी में डिजाइन गॉड कहा जाता था। क्विक टाइम की रूपरेखा बनाने वाले कार्यसमूह में आधा दर्जन रूपरेखाकार व कार्यक्रम निर्माता थे। वे लगातार 6 महीनों तक सप्ताह में 1 या 2 बार जॉब्स के साथ कार्य प्रगति समीक्षा बैठक करते रहे। कई सप्ताहों तक विभिन्न रूपरेखा विचारों पर काम करने के बाद टिम वास्को ने धातुई रूपरेखा मेटालिक डिजाइन बनाई थी, जो जॉब्स को बहुत हद तक पसंद तो आया था, लेकिन वह उसमें और अधिक सुधार की अपेक्षा कर रहा था। अंत में कूची की गई धातुई बनावट ब्रश्ड मेटल टेक्सचर में क्विक टाइम प्रस्तुति की गई थी, जिसे जॉब्स ने देखते ही हरी झंडी दे दी थी। उसने वास्को व उसके समूह के सदस्यों की ओर प्रशंसा के भाव से निहारा था और कहा था, मुझे यह पसंद है। देखो तुम लोग क्या कर सकते हो। ध्यान रहे कि रूपरेखा तैयार में जॉब्स का बस इतना ही योगदान नहीं था कि वह कई विकल्पों में से किसी को चुनता था, वह इस प्रक्रिया के हर कदम पर सुधार के संबंध में अपने विचार देता था और कार्यसमूह को पहले से अधिक अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता था। वह यह अच्छा है या यह बुरा है कहने वाला नेतृत्व करता नहीं था,
बल्कि वह उस समूची रूपरेखा प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा व दार्शनिक था। रूपरेखा के संबंध में स्टीव जॉब्स का बहुत की लोकप्रिय कथन है, सरलता परम परिष्कार है, लेकिन जॉब्स जिस सरलता सिंप्लिसिटी को परम परिष्कार अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन कहता है, वह उच्चतम शुद्धता प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया है। वास्तव में जॉब्स कभी भी प्रौद्योगिकी को उसकी व्यापक कार्यक्षमता के हिसाब से नहीं आंकता था। वह कभी भी किसी भी प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या धातु सामग्री हार्डवेयर में सुविधाओं को इसलिए हंसने की कोशिश नहीं करता था कि उसकी प्रौद्योगिकी में ऐसा करना आसान था। वह इसके ठीक उलट करता था। वह अपने उत्पादों से जटिलताओं को तब तक हटाता जाता था जब तक वह उपयोग करने में यथासंभव सरल व आसान न हो जाए। एप्पल के अधिकांश उत्पादों की रूपरेखा उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से ही तैयार की गई है। स्टीव जॉब्स बहुत ही अधिक उपभोक्ता केंद्रित कंज्यूमर सेंट्रिक था। जब अक्टूबर 2001 में एप्पल के पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का शुभारंभ हुआ था तो एक साक्षात्कार में जॉब्स ने कहा था कि आईपॉड की रचना का शुरुआती बिंदु छोटे हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की या नए चिप की उपलब्धता नहीं, उपयोगकर्ता अनुभव यूजर एक्सपीरियंस था। जॉब्स के साथ शुरू से ही काम करने वाले ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डिजाइनर एवं एप्पल के चीफ डिजाइन ऑफिसर CDO जोनाथन पॉल जॉनी इव ने आईपॉड की रचना के बारे में बताया था कि स्टीव जॉब्स ने बहुत पहले ही जनसंचार सामग्री मीडिया कंटेंट के संचालन के बारे में अपना रोचक अवलोकन प्रस्तुत कर दिया था। जॉब्स ने इव को निर्देश दिया था कि आईपॉड को पूरी तरह उपयोगकर्ता अनुभव पर केंद्रित किया जाएगा, इसलिए इस डिवाइस में ऐसा कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी जो उसकी जटिलता को बढ़ाए। जॉब्स का स्पष्ट मत था कि किसी भी प्रकार की जटिलता आईपॉड के अंत का कारण साबित होगी। आईपॉड में उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाने वाली सुविधाओं को इसीलिए उसके अंतरफलक पर स्पष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि अतिरिक्त बटन उपयोगकर्ता अनुभव को बाधित कर रहे थे। जी हां, जॉब्स द्वारा एप्पल उत्पादों के लिए विकसित किया गया रूपरेखा सरलता दर्शन डिजाइन सिंप्लिसिटी फिलॉसफी उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि उनकी पसंदों को सीमित करना था ताकि उत्पाद विशेष को जटिलताओं से दूर रखा जा सके। ध्यान रहे कि जॉब्स कहा करता था, काम हमेशा अधिक नहीं होता है। उसने टाइम पत्रिका से बातचीत में अपनी धारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया था, जब प्रौद्योगिकी अधिक जटिल हो जाती है तो एप्पल की बहुत परिष्कृत प्रौद्योगिकी को केवल मनुष्यों के लिए सुबोध बनाने की मुख्य शक्ति की मांग और भी अधिक हो जाती है। वास्तव में स्टीव जॉब्स की कार्यप्रणाली उसे अन्य नेतृत्वकर्ताओं से बिल्कुल अलग करता है, क्योंकि वह विश्वास करता है कि आपके सबसे महत्वपूर्ण फैसले वे नहीं हैं जो आप करते हैं, बल्कि जिन चीजों को आप नहीं करने के फैसले करते हैं। जॉब्स के इस दर्शन के पीछे ठोस तार्किक आधार है। विभिन्न उपभोक्ता सर्वेक्षणों से यह तथ्य सामने आ चुका है कि 50% से अधिक प्रौद्योगिकी उत्पाद बाजार में केवल इसलिए पिट जाते हैं कि उनमें जरूरत से अधिक सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। उपभोक्ता इन प्रचारित सुविधाओं से आकर्षित होकर वे उत्पाद खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं, क्योंकि तथाकथित उन्नत सुविधाएं इतनी जटिल होती है कि उन्हें चला पाना संभव नहीं होता है। एंधोवे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंधोवे नीदरलैंड्स के एक उपभोक्ता सर्वेक्षण के दौरान जब डच प्रौद्योगिकी कंपनी फिलिप्स एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स के कई प्रौद्योगिकी प्रेमी प्रबंधकों पर रोचक प्रयोग किया था। उन प्रबंधकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस कुछ चुनिंदा फिलिप्स उत्पाद सप्ताहांत पर घर में उपयोग के लिए दिए गए थे। परिणाम चौंकाने वाले थे। अधिकांश प्रबंधक उन उत्पादों का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पाए थे। इस मौके पर फिलिप्स के संबंधित उत्पादों के विकासकर्ताओं को गवाह बनाया गया था कि वे आम उपभोक्ताओं की परेशानियों का अनुमान लगा सकें। अधिकांश उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद इसी प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जॉब्स शुरू से ही इस तथ्य को जानता था और उसने एप्पल के उत्पादों को प्रौद्योगिकी की उलझन में फंसने नहीं दिया था। सावधान,
स्टीव जॉब्स के बहुत ही अधिक उपभोक्ता केंद्रित होने का यह अर्थ नहीं था कि वह अपने उत्पादों की रचना अन्य अधिकांश उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों की तरह उपभोक्ताओं की राय के आधार पर करता था। जी नहीं, जॉब्स उपभोक्ताओं से राय लेने के सख्त खिलाफ था। जॉब्स का स्पष्ट मत था कि उपभोक्ताओं को प्रौद्योगिकी के बारे में कोई अपेक्षित जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनसे राय मांगने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन वह स्वयं उपभोक्ताओं के पहरेदार की भूमिका निभाता था। जब भी जॉब्स को महसूस होता था कि किसी उत्पाद में किसी प्रकार की कोई जटिलता है, तो वह तुरंत विकासकर्ताओं को और अधिक सरल बनाने का निर्देश देता था। जॉब्स का मानना था कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कला होती है और प्रौद्योगिकी की व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई कलाकार उपभोक्ताओं के विशेष समूह से पूछकर कोई कलाकृति नहीं बनाता है। जॉब्स भी ऐसा कुछ करने के पक्ष में नहीं था। जॉब्स भी उपभोक्ता समूह से पूछकर नवाचार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मानना था कि उपभोक्ता नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, यदि मैं ग्राहक से पूछता कि वे क्या चाहते हैं, तो वे और अधिक तेज घोड़ा कहते। जी हाँ, जॉब्स स्वयं ही एप्पल का एकल व्यक्ति ध्यान समूह फोकस ग्रुप था। उसकी महान क्षमताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह स्वयं अभियंता नहीं था। जॉब्स ने कभी भी इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था और न ही उसके पास व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट की कोई उपाधि थी। उसने महाविद्यालय की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। जॉब्स किसी अभियंता या कार्यक्रम निर्माता या फिर व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता की तरह नहीं सोचता था। वह साधारण आदमी की तरह सोचता था और उसकी यही विशेषता उसे एप्पल के लिए एकल व्यक्ति परीक्षण मंच बनाता था और एकल सत्ता केंद्र भी। वह एप्पल का सब कुछ था, एक आदर्श एप्पल ग्राहक। स्टीव के प्रबंधन पाठ 2। एकल सत्ता केंद्र बने। नेतृत्वकर्ता के रूप में आप स्वयं को एकमात्र सत्ता केंद्र बनाएं। स्टीव जॉब्स एप्पल का संचालन इसी प्रकार से करता था। इसका मतलब यह भी नहीं है कि दूसरी सभी कंपनियां भी ऐसा ही करती है, लेकिन यह भी कारगर होता है। विकल्प पैदा करें और सर्वोत्तम को चुनें। स्टीव जॉब्स हर उत्पाद के कई विकल्प पैदा करता था ताकि उनमें से सर्वोत्तम को चुना जा सके। बनावट की तह में जाएं। स्टीव जॉब्स किसी भी उत्पाद या सेवा की रचना करते हुए उसकी तह में घुस जाता था और छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता था। सरल बनाएं। स्टीव जॉब्स उत्पाद की सरलता पर जोर देता था। सरलता का अर्थ उत्पाद की जटिलताओं को दूर करना है। नए सिरे से सब कुछ करने से न हिचकें। मैकओएस एक्स की रचना में काफी श्रम, समय व धन लगा था, लेकिन जॉब्स जानता था कि उसे नए सिरे से विकसित करना जरूरी था। यदि आप कोई नवाचारी उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ करना पड़ सकता था। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्राहकों की नहीं, अपनी सुने। स्टीव जॉब्स का स्पष्ट मत था कि ग्राहक नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। इसलिए एक कलाकार की तरह अपने सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट से रचना करें।